दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 9th में साइंस का 7 चैप्टर जिसका टॉपिक है जीवों में विविधता। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी में कोई ना कोई विविधता है और इसी विविधता की वजह से हम उनकी पहचान कर पाते हैं। जैसे मनुष्य तो है ही, बट मनुष्यों में भी विविधता पाई जाती है। हर एक मनुष्य का रूप, रंग, भाषा, शारीरिक भाषा, बनावट सब अलग-अलग होता है। और विविधता हमने क्यों है? इसलिए विविधता बना रखी है ताकि उनको पहचानने में और उनको जानने में और उनके बारे पढ़ने में कोई भी किसी टाइप्स की प्रॉब्लम ना हो। तो अपना टॉपिक है जीवों में विविधता। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए टॉपिक रहा और इंग्लिश में ये रहा आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, टेट, रेलवे एनटीपीसी, मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे जेएनवी का हो, चाहे केवी का हो, सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज, ये साइंस का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 7.1। ये रहा, देखिए। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा अधिकार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, जितने भी जीव हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है और कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको इंग्लिश में ट्विन्स कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। वो एक जैसे होते हैं, बट उनके आईक्यू में या उनकी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा दोस्तों। तो यही क्या है, यही सब वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण के माध्यम से हम अच्छे से उनके बारे में पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आइए अब यहाँ से देखते हैं। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले वेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। देखिए क्या क्या होता है, बहुत छोटे जीव भी पाए जाते हैं, बहुत बड़े, जैसा कि पेड़ देखिए 100 मीटर दिया गया है और 30 मीटर ये नीली वेल दी गई है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोमीटर में होते हैं। कैलिफोर्निया में जो रेडवुड का पेड़ पाया जाता है, ठीक है, वो 100 मीटर की लंबाई का होता है। ये सब क्या है? ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव का मतलब होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जानवर सभी आए और उनकी हम विविधता के अनुसार, उनकी स्पीसीज के अनुसार उन पर अध्ययन करें, उसी को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात कैसे वो हैं, उसी अनुसार उन पर हम अध्ययन करें और उनके बारे में
पढ़ें, यही सब क्या होता है? जैव विविधता कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता मदद कैसे करता है, हेल्पफुल कैसे है, तो वह उनके उनके बारे में जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके बारे में? जो वो पेड़-पौधे और जानवर हैं। और विविधता पाई किसमें जाएगी? पेड़-पौधे और जानवरों में ही पाई जाएगी। अब देखिए आगे, कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। अगर पूछा जाए किसमें जैव विविधता पाई जाती है, तो रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी यह पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए उनके बारे में हम एक-एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकें। फिर विभिन्न वर्गों व समूह का अध्ययन करें। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूह में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ें और इनका जवाब दें। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण का आधार क्या है, अर्थात किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक, कौन विचारक? यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था। ये जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। देखिए, अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को पितामह कहा जाता है जीव विज्ञान का। किसका? जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते? बायोलॉजी। क्या कहते? बायोलॉजी कहते हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। अगर बात की जाए कि जंतु विज्ञान के कौन फादर हैं, तो जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाए कि बॉटनी अर्थात वनस्पति के पितामह कौन है, तो वो है थियोफ्रेस्टस। तो जो अरस्तु हैं, इन्होंने वर्गीकरण दिया था जीवों का, बट किस पर दिया था? स्थल, जल एवं वायु में। और ये जो जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु कैसा था? भ्रामक तरीका था। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीवों जैसे प्रवाल, जिसको इंग्लिश में कोरल भी कहते हैं, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है, अर्थात रहते कहाँ? ये सभी के सभी समुद्र में या पानी में रहते हैं। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अवलक्षणों के आधार पर हम वृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या-क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का
कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उँगलियाँ होती हैं, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखें कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हमें जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अवलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक से। यहाँ से एक यूकैरियोटी कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोश की क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है। इसका असर कोश की संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की दक्ष क्षमता होती है, क्योंकि वे क्या होते हैं? क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसीलिए इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेली पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों को शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? बिल्कुल दोस्तों। कैसे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके क्रिया करते हैं, तो इस पूरी क्रिया को या होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें ये पेड़ पौधे अपना तो भोजन बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिसका फार्मूला O2 होता है, और ये एक जीवनदायिनी गैस कहलाती है, क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतु श्वसन क्रिया के रूप में करते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती। अब देखिए यहाँ से क्या दिया गया है दोस्तों। जो जीव स्पेशली पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें
शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है। अब उसी तरह जंतुओं में किस तरह शारीरिक विकसित होता है, शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन-कौन से हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं, लगभग सारे के सारे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर, स्पेशली नमक। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। एक दो चीजें और हो सकती, उनको आप सोचें। बट पेड़ पौधे क्या करते हैं? वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यही यही कारण है कि उनकी शारीरिक संरचना में और हम लोगों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। होता है दोस्तों कि नहीं होता है? देखिए कुछ और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनको हम समूह में विकसित कर देते हैं। ठीक है, इस आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप पढ़ें और समझें। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण और जैव विकास। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण और जैव विकास पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड बायो डेवलपमेंट। देखिए, सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका क्या होता है? वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो इस शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नजदीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं, वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने, देखिए किसने प्रेजेंट किया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों, इस बुक का नाम आप लोग जरूर याद रखें, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो। पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन की बुक कौन सी है, तो आप बता सकते दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कुछ जीवों समूह, क्या कुछ जीवों के जो समूह हैं, समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अब एग्जाम्पल अपने से ले लो, अपने में धीरे धीरे कितने परिवर्तन हो गए हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप देखें और करने की कोशिश करें। करेंगे ना दोस्तों? प्रॉमिस कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इनको डीपली भी ले जाना है। ठीक है, अब इसका जो हमारा टॉपिक है वह है वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए दोस्तों, टॉपिक है वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। अब इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। ये हैं अनर्सट, क्या कहेंगे, इनको हैकल कहते हैं। इन्होंने 1894, रॉबर्ट हिकेटर, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल वोस 1977, ये सब क्या रहे हैं, ये सारे के सारे जैव वैज्ञानिक रहे हैं, बायो साइंटिस्ट रहे हैं। सारे सजीवों की जगत अर्थात किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का इन्होंने प्रयास किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे विटेकर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये रहे दोस्तों विटेकर। विटेकर ने क्या दिया था, 5 प्रस्तावित जगत दिए थे। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, 5 एनिमिलिया। क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में, देखिए वोस के बारे में बताते हैं आपको हम। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया कहा है। क्या, मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया है। उधर विटेकर ने 5 दिए थे, इन्होंने मोनेरा जगत के ही 2 भाग कर दिए हैं। जो प्रयोग में लाया जाता है, पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए बताते हैं अभी हम, बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जात, जिसको स्पीसीज कहते हैं, अतः किन जीवों को हम एक जात के जीव कहेंगे। एक ही जात के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विटेकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें इसमें पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा के बारे में। किसके बारे में, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आ जाइए, ये रहा मोनेरा। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक, देखिए क्या क्या नहीं होता, ना संगठित केंद्रक और ना ही कोशिकांग होते हैं, ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए मोनेरा जगत में जो भी आएगा जीव, उसमें ना तो केंद्रक होगा, ना ही कोशिकांग होंगे, ना ही उनमें बहुकोशिक होंगे। अर्थात क्या होगा, उनमें जो शरीर है उनका, वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से नहीं बना होगा। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप में बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, आइए आपको उदाहरण दिखाते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। देखिए उदाहरण क्या है, जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है अथवा करके, और माइकोप्लाज्मा है। अब कुछ और उदाहरण आप देखेंगे, बट चित्र 7.1 में देखिए, ये देखिए, ये दोस्तों छोटा कर देते इसको तो देखने में ये आराम रहे। यहाँ से देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बैक्टीरिया और ये स्थिर जीवाणु है। ये बैक्टीरिया है और ये स्थिर जीवाणु बीजाणु आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये इसका दिया गया है, देखिए ये क्या दिया गया है, हेट्रोसिस्ट और एनाबीना दिया गया है। ये चित्र रहा 7.1 मोनेरा। क्या रहा, ये मोनेरा के अंतर्गत और उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ लिया, अब देखेंगे प्रोटिस्टा क्या बवाल है। इसमें एक कोशिक, कौन कौन से, एक कोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया,
गमन का मतलब होता है कि वह जीव चलता कैसे है। जैसे हम लोग गमन कैसे करते हो? अपने पैरों के माध्यम से। वैसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव जो चलेंगे, गमन करेंगे, वह सीलिया के माध्यम से या फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वापोषी होते हैं। स्वापोषी और विषमपोषी दोनों तरीके के होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं स्वापोषी क्या होता है? स्वापोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। स्वापोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वह स्वापोषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे या अन्य कई कई सारे ऐसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत जीव आते हैं। बात करें विषमपोषी की, तो विषमपोषी ऐसे होते हैं, इनको इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। और इसकी एक विशेषता है प्रोटिस्टा की, इसमें स्वापोषी अर्थात ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स दोनों टाइप्स के जीव पाए जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखने की बारी आ गई है। देखिए, दिखाते हैं। एक कोशिक शैवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ आदि। क्या एग्जाम्पल है? एक कोशिक शैवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ आदि। अब उदाहरण के लिए आप देखना चाहें तो इस चित्र को देख सकते हैं। 7.2 क्या है? ये देखिए दोस्तों, ये रहा पैरामीशियम और अमीबा, और दूसरा ये रहा यूग्लिना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोशिक की जीव कौन कौन से हैं, तो आप 3 नाम बताओगे। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। क्या? ये रहा दोस्तों यूग्लिना। देखिए, ये रहा यूग्लिना और इसकी जस्ट ऊपर रहा अमीबा। अमीबा की तो कोई दोस्तों आकृति निश्चित होती नहीं है इसकी। और ये रहा पैरामीशियम, जो कि जस्ट लाइक स्लीपर शेप्ड अर्थात हल्का सा चप्पल के आकार का है, या इसे कंपट के आकार का भी कह सकते हो। इसे समझने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। अब बात आ गई कि फंजाई क्या मैटर होता है। बिल्कुल दोस्तों, फंजाई पढ़ेंगे। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। कैसे हैं? विषमपोषी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं। अब देखिए, विषमपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहें, उसी को विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। अगर आपसे फंजाई पूछा जाए, ठीक है, फंजाई पूछा जाए अर्थात फंजाई को कवक भी कहते हैं, तो ये अब इनको मृतजीवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये मृत जीवों से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो या किसी जंतु की डेड बॉडी हो, उससे ये प्राप्त करते हैं अपना भोजन, इसीलिए इनको फंजाई या मृतजीवी कहते हैं। कई अन्य आतिथेय जीव के जीवित जीव द्रव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको परजीवी। अतिथेय मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे भोजन पर अर्थात उसने भोजन, जो व्यक्ति भोजन लाया फिर उसके भोजन को उसने खाया, वही परजीवी कहलाता है। लिखा भी है, अतिथेय जीव के जीवित जीव द्रव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोषीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। बाई चांस पूछ देते हैं, जो फंजाई होता है या कवक होता है, इसमें किस टाइप की कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आप कह सकते हो कि काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। अब उदाहरण देख लो, ईस्ट मोल्ड मशरूम। क्या है? ईस्ट मोल्ड मशरूम। मशरूम देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जिनको खाया जाता है। ये प्रोटीन के जबरदस्त स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? मशरूम। इनको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। आइए चित्र अब देखते हैं हम लोग। कौन सा? 7.3। देखिए क्या है, ये देखिए, सैक्रोमाइसिस ईस्ट जिसको कहते हैं, पेनिसिलियम दिखा देते हैं। ये रहा सैक्रोमाइसिस, ये रहा पेनिसिलियम, ये एकेरिकस कहा। अब एकेरिकस मतलब होता है दोस्तों कुकुरमुत्ता हिंदी में, और इंग्लिश में इसे मशरूम कहते हैं।
और क्या है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। इसका उपयोग खाने में किया जाता है। बट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसा जो स्पेशली जंगलों में पाया जाता है, एक ऐसा जिसकी खेती की जाती है। अब जिसकी खेती की जा सकती है और जिसे खाया जाता है, वो तो अच्छा होता है। बट जो जंगलों में पाया जाता है, वह विषैला होता है। इसलिए कहीं से भी इस मशरूम को तोड़ें और ऐसे ही ना तोड़ें और ना ही इसे ऐसे खाने की कोशिश करें। देखिए ये रहा दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कवकों की। देखिए दोस्तों, कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ऐसे जो सहजीवी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लाइकेन। लाइकेन से ही क्या बनाया जाता है? इंडिकेशन अर्थात सूचकांक बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है, जिससे क्लेरिफाई किया जाता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो लाइकेन से ही बनाए जाते हैं। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लांटी। क्या देखेंगे? प्लांटी। ये रहा प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक, कौन से? बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ज़्यादातर इसमें प्लांट्स आएंगे और इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का मतलब होता है कि क्लोरोफिल की वजह से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वह हरे होते हैं, अर्थात ग्रीन कलर उनमें पाया जाता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से पाया जाता है। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में हम लोग करेंगे। अब देखिए जरा एक चित्र, आपको डायग्राम दिखाते हैं। अब देखिए जीवधारी, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से देखिए, ये देखिए जीवधारी। इसके दो पार्ट्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीवधारी हैं, इसके पार्ट्स कितने हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके दो भाग दिए गए हैं। ये देखिए। अब बात करें यूकैरियोटिक की। किसकी? यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक भी कहते हैं। अब इसके पार्ट्स करें तो ये एक कोशिक बन रहा है और ये बहुकोशिक बन रहा है। क्लियर? अब आगे देखेंगे हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, एक कोशिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा आ गया। ये रहा दोस्तों प्रोटिस्टा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा आ गया। अब बात करें इसकी बहुकोशिक के, तो बहुकोशिक के देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। बहुकोशिक के इन्होंने दो पार्ट्स दिए, दिखाते हैं कौन कौन से। एक कोशिका भित्ति सहित, ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है? एक कोशिका भित्ति सहित दिया गया, लाइए एरो का निशान लगा देते। ये रहा कोशिका भित्ति सहित और एक कोशिका भित्ति रहित, अर्थात एक में कोशिका भित्ति होगी, एक में कोशिका भित्ति नहीं होगी। और बहुकोशिक का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जिसके शरीर का निर्माण होता है, वह बहुकोशिकी के अंतर्गत जीव आते हैं। देखिए, अब देखिए, तो जो कोशिका भित्ति रहित हैं वह सिर्फ एनीमिलिया है। अर्थात एनीमिलिया का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों की बात हो रही है। जितने भी क्या होते हैं दोस्तों, जंतु होते हैं, वो सारे के सारे एनीमिलिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एनीमिलिया के अंतर्गत आते हैं। हम लोग भी एनीमिलिया के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों में किसी टाइप्स की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बट पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती क्या? वही उसकी जो ऊपरी त्वचा होती है, उसी को कोशिका भित्ति सेल बॉल कहते हैं, वो और उसका अंदर वाला भाग। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए कोशिका भित्ति सहित, देखिए क्या दिया गया है। तो ये रही कोशिका भित्ति सहित, और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? जो हरे पेड़ पौधे होंगे। अब जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे? वह फंजाई कहलाएंगे। अब बात करते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उनको प्लांटी के अंतर्गत रखेंगे। प्लांटी का मतलब है
सभी प्रकार के पेड़ पौधे, कुछ एक को अपवाद छोड़कर। ये 5 जगत का दोस्तों वर्गीकरण रहा। मैंने आपको दोस्तों अच्छे से बता दिया है। फिर से चाहें तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जीवधारी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिक, बहुकोशिक, एक कोशिक में प्रोटिस्टा और बहुकोशिक में देख पा रहे होंगे कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, इसमें एनीमिलिया है। और कोशिका भित्ति सहित में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले अर्थात फंजाई, प्रकाश संश्लेषण करने वाले अर्थात प्लांट। तो ये चीजें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे एनीमिलिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एनीमिलिया। देखिए, एनीमिलिया का मतलब है सभी प्रकार के जंतु। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक, ध्यान रखिएगा, जो हम लोग हो, हमारा जो शरीर है वह विभिन्न प्रकार अर्थात मल्टी सेलुलर है। विभिन्न या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। कोशिकाएं मिलती हैं, वो ऊतक बनाते हैं, ऊतक से शरीर का निर्माण होता है। तो बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है कि अपने भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पर प्लांट्स पर डिपेंड्स करते हैं। और विषमपोषी को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा के बाद में हम लोग खंड 7.5 में करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब वक्त आ गया है प्लांटी के बारे में पढ़ने में। प्लांटी का मतलब ही दोस्तों है, प्लांट शब्द से बना हुआ शब्द है प्लांटी। पौधे में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विविधित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। बिल्कुल दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, देखेंगे थैलोफाइटा। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थैलोफाइटा, इन पौधों की, देखिए थैलोफाइटा के अंतर्गत हम पौधों की विशेष प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइटा इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। क्या, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं और ये जल में स्पेशली पाए जाते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा आदि। देखिए, अगर आपसे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप बता सकते हो कि यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें शैवाल आते हैं। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत चित्र देखेंगे हम लोग 7.5। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से आप लोग चित्र देखेंगे। यूलोथ्रिक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लेडोफोरा देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका ये अल्वारा, ये जो पत्ती आप देख पा रहे हैं बाएं साइड, टिक लगा देती, ये देखिए, ये अल्वा है और ये आपका स्पाइरोगाइरा है। इसको आप लोग देखें और समझें। ये देखिए स्पाइरोगाइरा, अल्वा, क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स के आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका ये रहा कारा। कारा, ये देखिए, एक तरीके के सारे ये प्लांट्स हैं और ये सब थैलोफाइटा की चर्चा ही मतलब है कि शैवाल के बारे में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग आगे ब्रायोफाइटा। क्या देखना है? ब्रायोफाइटा हमको पढ़ना है। इसमें भी हम प्लांट्स की स्पेशल कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब होता है जिनमें दोनों विशेषताएं पाई जाएं, वह उभयचर के अंतर्गत आते हैं। यह पादप तना, पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल इसमें आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या क्या,
मास जिसको फ्यूनेरिया कहते हैं, मार्केंसिया, जैसा कि चित्र 7.6 में देखेंगे। आइए दिखाते हैं दोस्तों, बहुत गजब का चैप्टर है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें। एक कुछ सामान ब्रायोफाइट, देखिए मार्केंसिया का दिखाते हैं आपको, ये मार्केंसिया रहा और ये फ्यूनेरिया रहा। क्या रहा दोस्तों, ये मार्केंसिया रहा और ये फ्यूनेरिया रहा। ये सब के सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये रिक्सिया है। क्या है दोस्तों, ये एक रिक्सिया के बारे में दिया गया। रिक्सिया का ये एक फिगर है। आइए आगे देखते हैं, टेरिडोफाइटा। क्या देखते हैं, टेरिडोफाइटा। चलिए देखते हैं। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित हो जाता है। किसमें किसमें, जड़, तना, पत्ती में विभाजित हो जाता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मर्सीलिया। उदाहरण क्या है, मर्सीलिया। रुकिए एक मिनट दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए मर्सीलिया, फर्न, हॉर्सटेल आदि। ठीक है, क्या क्या है, मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। इन तीन समूह के पौधों में जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं। जन्नांग कैसे होते हैं, अर्थात ऐसे होते हैं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होते हैं, तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। अब आप एक मोटी बात समझो कि क्रिप्टोगैम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टोगैम क्या होता है उसको जानने की आप लोग कोशिश करें। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत वो आते हैं जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं वह क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वह क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फेनरोगैम कहलाते हैं। फेनरोगैम अर्थात जो जनन करें, जो बीज उत्पन्न करें, विभाजन हो उनका, विभेदित हो, वो फेनरोगैम कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम जो किसी तरीके से उनमें विभाजन ना हो। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंतर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका क्या करना है, जिसका उपयोग, चलिए अभी चित्र भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहले आप ये चित्र देख लो, कुछ टेरिडोफाइट दिए गए हैं, चलो दिखा देते हैं क्या फर्क पड़ता है। बहुत बेहतरीन चित्र है, इसको देखिए, मार्सिलिया, अभी आपने पढ़ा, ये दोस्तों मार्सिलिया रहा। ठीक है, क्लियर। और ये फर्न का चित्र रहा। अक्सर आप लोग चित्र को बनाते होंगे तो इसके बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ें और इसको जाने समझें। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जिम्नोस्पर्म को समझें। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब देखें एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। ऐसे पौधे बीज तो उत्पन्न करते हैं बट वो फल के अंदर करते हैं, वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं। आइए अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या है। देखिए दोस्तों, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि कई सालों तक लगने वाले, तथा कैसे होते हैं, बहुवर्षीय सदाबहार, काष्ठी होते हैं। उदाहरण पाइनस और साइकस। क्या होते हैं, पाइनस तथा साइकस। अभी आप चित्र 7.8 में देखेंगे।
ये रहा, देखिए ये पाइनस रहा और ये साइकस रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठी होते हैं, अर्थात इनमें लकड़ी भी निकलती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। ये दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है, स्पर्मा स्पर्मा का दोस्तों अर्थ क्या होता है बता रहे दोस्तों, बस बस देखिए, एंजियो का अर्थ है ढका हुआ, देखिए ये रहा ढका हुआ, और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इनमें फूल खिलते हैं। इन पौधों के बीज फलों के क्या होते हैं, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र, क्या बीजों में बीज पत्र, ये देखो दोस्तों एक बीज पत्री क्या है, ये एक एक बीज पत्री है। ये देखिए चित्र 7.9 एक बीज पत्री मोनोकॉट भी इसे कहते हैं। ये देखिए इसको अभी थोड़ी देर में समझाते हैं दोस्तों, इसके पहले इधर देखें। जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, जो अभी आपको हम दिखा रहे थे, एक बीज पत्र वाले पौधे और दो बीज पत्र वाले पौधे। दो, इनको क्या कहा जाता है, एक बीज वाले को, एक बीज पत्र वाले क्या कहेंगे, एक बीज पत्री, और दो बीज पत्री वाले को क्या कहेंगे, दो बीज पत्री कहा जाएगा। चित्र 7.9 एवं 7.10 को हम आपको लगातार दिखाते हैं। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। बिल्कुल अभी देखिए आप लोग, ये देखिए चित्र आप देख पा रहे हैं, 7 क्या है, ये 7.10 है, और ये दर्शाया जा रहा, देखिए दोनों चित्र को एक साथ दिखाते हैं। चलिए ये रहा, ये चित्र है एक बीज पत्री और ये चित्र है किसका, दो बीज पत्री का। इसको मोनोकॉट और मोनोकॉट कहते हैं एक बीज पत्री को, और द्विबीजपत्री को डाइकॉट इंग्लिश में कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पादप। देखिए इनके शरीर की संरचना कैसी होती और इनका विभाजन कैसे होता है। बिल्कुल ये देखिए, पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी प्लांट्स आते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेदन या वर्गीकरण नहीं होता। अब देखिए पादप की दो कैटेगरी, पादप शरीर बिना विभेदन के, पादप विभेदित पादप शरीर। अच्छा, ऐसा प्लांट्स की बॉडी जो वर्गीकरण अर्थात क्लासीफाई की जा सके। तो अब देखिए विभेदित ना होने वाले में सिर्फ थैलोफाइटा है। अब विभेदित होने वाले में देखिए कि क्या है, इसमें दो है, एक है बिना संवहनी ऊतक के और दूसरा है दोस्तों संवहनी ऊतक सहित। और बिना संवहनी ऊतक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा क्या, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा। तो विभेदित पादप में हो जाएगा बिना संवहनी ऊतक के, और दूसरा हो जाएगा संवहनी ऊतक सहित। और संवहनी ऊतक के बिना रहित अर्थात वह ब्रायोफाइटा, और देखिए संवहनी ऊतक सहित, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, बीज रहित। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए बीज रहित टेरिडोफाइटा, बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगैम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये फेनरोगैम्स कहलाते हैं। और बीज उत्पादित करने वाले में नग्न बीज, क्या नग्न बीजी कहलाएंगे। ये जैसा कि दिया गया है, ये देखिए दोस्तों इसमें जिम्नोस्पर्म है, अर्थात इनमें क्या जो बीज कैसे होते हैं वे नग्न होते हैं। फलों के बाद बंद बीज वाले एंजियोस्पर्म, क्या एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, देखिए क्या है, दो, देखिए इसको एरो बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए दो बीज वाले पत्र, दो बीज वाले, दो बीज पत्र वाले बीज द्विबीजपत्री अर्थात डाइकॉट, एक बीज पत्र वाले एक बीजी पत्र अर्थात मोनोकॉट इनको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका वर्गीकरण। बिल्कुल आप इसको छोटे लेवल से समझो। देखिए पादप, ठीक है, इनके दो पार्ट्स दिए गए हैं और इसके फिर दो पार्ट्स दिए गए हैं, इस तरीके से इसका विभाजन है। ये पादपों का एक वर्गीकरण है।
अब हम लोग क्रियाकलाप देखेंगे 7.2। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 7.2। देखिए, भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को दो भागों में बांटने की कोशिश कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में बट जाते हैं? जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री कहलाते हैं। जो नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देती वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार हैं? क्या पत्तियों में समांतर अथवा जलकावत शिराविन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? कुछ क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ें और आप समझें। अब हम लोग देखेंगे एनीमिलिया। क्या देखेंगे? एनीमिलिया देखेंगे। एनीमिलिया का मतलब है दोस्तों, जितने प्रकार के जंतु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिक, विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, अर्थात चलने वाले होते हैं, वॉकिंग करने वाले। तुम लोग दौड़ते भागते हो, वही है चलायमान। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पॉरीफेरा। क्या पढ़ेंगे? पॉरीफेरा। देखिए क्या है। पॉरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। ऐसे जीवधारी जिनके शरीर पर छिद्र होते हैं वह पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ये अचल जीव होते हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करते, जो किसी आधार से चिपके रहते, किसी आधार से चिपके रहते। इनके इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल क्या किया जाता है? जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब चित्र 7.12 में देखिए। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए पॉलीफेरा के स्पॉन्जिला आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यूप्लेक्टेला देख पा रहे होंगे, और ये रहा साइकॉन। ये सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे। अब देखेंगे सिलेंट्रेटा। क्या? सिलेंट्रेटा देखिए, ये जलीय जंतु हैं। कैसे होते हैं? ये जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, किसमें? आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी भी होती हैं। कैसी होती है? कुछ एकाकी भी होती हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि। चित्र 7.13 में देखें। ये देखिए चित्र सेलेंट्रेटा, ये रहा। इसमें हाइड्रा दिखाएंगे आपको। ये रहा हाइड्रा दोस्तों, और ये बगल में समुद्री एनीमोन रहा। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथेस। दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझें। प्लेटी हेलमिंथेस क्या होता है? पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होता है। इनका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के क्या होगा? शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होगी। द्विपार्श्व सममित होते हैं, इसका मतलब होता है दाएं बाएं जो शरीर का भाग है वह समान होगा। इनका शरीर कैसा होता है? त्रिकोरक, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोश की स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं।
तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकें। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे क्रम भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लिवर फ्लूक, देखिए हम आपको बताते हैं। प्लेनेरिया जैसे जंतु होते हैं, लिवर फ्लूक जैसे परजीवी भी होते हैं। उदाहरण अभी आप देखेंगे चित्र 7.14 अर्थात 7.14 में। किसमें देखेंगे? ये देखिए दोस्तों, चित्र 7.14 कुछ प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म देख पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए दोस्तों, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवॉर्म को आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निमेटोडा। क्या पढ़ेंगे? निमेटोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं। क्या है? ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को क्या कहते हैं? कूट सीलोम कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः गोलकृमि। क्या कहेंगे इनको? देखिए दिखाते हैं। गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और चित्र 7.15 में अभी आपको और दिखाते हैं। ये देखिए चित्र 7.5 कुछ निमेटोड, निमेटोड को एस्के हेलमिंथीस भी कहते हैं। एस्केरिस का चित्र आप देख पा रहे होंगे, वो चोरिया का भी चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे एनिलिडा क्या होता है। देखिए आइए, एनिलिड जंतु द्विपार्श्व सम्मिति, कैसे द्विपार्श्व सम्मिति एवं त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जली एनिलिड अलवण एवं लवणी जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन क्या क्या होता है? देखिए बताते हैं आपको। यहाँ से देखिए आप लोग, इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जली और स्थली दोनों टाइप्स के होते हैं। उदारता केचुआ, नेरिस, जोक आदि चीजें ये आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये रहा कुछ एनिलिड नेरिस केचुआ जंतु। ये क्या है? ये सारे के सारे कुछ एनिलिड जंतु हैं। अब पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर जो होता खंड युक्त होता अर्थात सिगमेंट में बटा हुआ था। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता, ओपन सर्कुलेशन पाया जाता, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी रहती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण हैं, देखें कौन कौन से। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे। देखिए झींगा है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़े आदि। चित्र 7.17 में ये देखिए, ये देखिए पेलिमोन जिसको झींगा कहते हैं, और पहले मिनियस बिच्छू कहते हैं, इसको स्कॉर्पियन इंग्लिश में कहते हैं, एरिनिया इसको मकड़ी भी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा भी। देखिए कुछ और भी, ये देखिए पेरी प्लेनिटा जिसको तिलचिट्टा कहते हैं, मस्का घरेलू मक्खी, स्कोलो पेंड्रा जिसे सतपात भी कहते हैं, और ये तितली भी रही। कुछ आर्थ्रोपोडा। अब पढ़ेंगे मोलस्का। क्या पढ़ेंगे? देखिए मोलस्का क्या होता है। इनमें द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती। इनकी देह गुहा बहुत कम होती। देह गुहा कैसी होती? कम होती तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता, हल्का सा विखंडन होता। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। क्या पाया जाता? कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र, क्या है? खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी? गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है इसमें। अब एग्जाम्पल देखो, घोंघा,
सीप आदि इसमें आते हैं। चित्र 7.18 दिखाते हैं। ये देखिए, काइटोन, ऑक्टोपस, घोंगा और यूनियो। क्या है घोंगा और यूनियो? ये मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे इकाइनोडर्मेटा। देखिए, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जहाक अर्थात हिजहॉग, तथा डर्मा का जो अर्थ है वह त्वचा है। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। कैसी होती है? कांटों से भरपूर होती है। ये कैसे होते हैं? मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। पाए कहाँ जाते हैं? ये स्पेशली समुद्र में पाए जाते हैं। ये देहगुआ युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि चीजें इसमें आती हैं। चित्र अभी आपको हम दिखाएंगे 7.19। ये रहा चित्र, ये देखिए। कुछ इकाइनोडर्मा जंतु हैं। इकाइनोस समुद्री अर्चिन है। एस्टीरियस है, जिसे तारा मछली भी कहते हैं। एंटेडोन है, पंख तारा। होलोथुरिया है, समुद्री खीरा। तो अब देखेंगे हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा। क्या देखेंगे? प्रोटोकॉर्डेटा देखने की बारी आ गई है। ये रहा प्रोटोकॉर्डेटा। ये देखिए, ये भी द्विपार्श्व सममित है, त्रिकोरिक है, देहगुआ युक्त जंतु है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। क्या है? नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है, जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। देखिए चित्र, एक प्रोटोकॉर्डेट बेलनोग्लासिस। क्या है? बेलनोग्लासिस इसका नाम है। देखिए, बेलनोग्लासिस, सुन, कॉलरॉक, कॉलर, ये आप इस चित्र को ध्यान से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है। अब ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती हैं, जिससे चलने में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेट जंतु में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जीव हैं। कैसे जीव हैं? ये समुद्री जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों। उदाहरण, बेलनोग्लोसिस, हर्डमेनिया, एम्फियोसेस। क्या है? एम्फियोसेक्स आदि चीजें होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया। अब पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। चलिए देखिए, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड, अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट कैसे होते हैं? देखिए, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक देहगुआ वाले। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से देखेंगे? बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनली, कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देहगुआ। क्या क्या? देहगुआ, युग्मित क्लोम थैली, त्रिकोरिक शरीर, पृष्ठनली, कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, नोटोकॉर्ड। ये सब चीजें इसमें वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल दोस्तों, 5 वर्ग हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे। पहला क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। चलिए बिल्कुल पढ़ते हैं इसको। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। क्या है? कि इनमें किसी भी प्रकार की जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, ठीक है, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरण देखना चाहो तो देख सकते हो, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, एवं मिक्स जीन जिसे हैग फिश भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखो, देखिए
जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजिन, ये एक प्रकार की फिश होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। ये क्या गजब का चित्र दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? बहुत अच्छे लेवल का इसमें चित्र समझाया गया, इसको देखें और समझें। आइए आगे देखते हैं। मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, मछली से रिलेटेड है। किससे? मत्स्य मतलब मछली। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा कैसी होती है? शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखी होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते, गलफड़े पाए जाते, गिल्स पाए जाते। तीनों एक ही चीजें हैं। जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? ये असमतापी होते हैं, अर्थात अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू पानी के टेम्परेचर के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। तथा इनका हृदय जो होता है वह द्विकक्षीय होता है, अर्थात दो चेम्बर्स होते हैं। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल कैसा होता है? केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। ठीक है, कैसे? शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। उदाहरण के लिए चित्र 7.22 A और 7.22 B भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये दिया गया है। ठीक है, कुछ मत्स्य स्कोलियोडॉन, जिसको डॉगफिश कहते हैं। ठीक है, स्टिंगरे, दंश रे, ठीक, विद्युत रे, तारापीडो जिसको कहते हैं। और देखिए सिंक्रोपस स्प्लेंडिडस, जिसको मैंडारिन फिश भी कहते हैं, लॉयन फिश कहते हैं और एंगलर फिश भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें रही। अब आगे दिखाएंगे, चलिए। ये चित्र 7.22 B रहा। कुछ मत्स्य जैसे एक्सोसीटस, क्या एक्सोसीटस, जिसको उड़न मछली भी कहते हैं, फ्लाइंग फिश भी कहते हैं इसको। एनाबॉस, क्लाइंबिंग पर्च भी इसको कहते हैं। देखिए, नर हिप्पोकैम्पस, जिसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। लिब्यूरोइटा, ये फिश भी है। देखिए, इतनी चीजें आपने देखी। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल स्थल चर, जिसको एम्फीबिया कहते हैं, उभयचर भी कहते हैं। ऐसे जीव जो जल में भी रहें और स्थल में भी रहें, उनको एम्फीबिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। कैसा होता है? जो उभयचर वाले होंगे उनका हृदय कैसा होगा? त्रिकक्षीय, अर्थात 3 चैम्बर होंगे। इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण देखो, मेढक, सैलामेंडर, टोड आदि। चित्र दिखाते हैं, ये देखिए। कुछ जल स्थलचर जंतु, हाइला, वृक्ष मेढक, राना टिक्रीना, साधारण मेढक, टोड और सैलामेंडर, ये सारे के सारे उभयचर किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी के सभी दोस्तों उभयचर के एग्जाम्पल, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल थे। अब सरीसृप के बारे में पढ़ेंगे। सरीसृप मतलब अर्थात सांप से ही इसका संबंध है। ये असमतापी होते हैं। असमतापी मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब होता है असमतापी। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, ये हृदय सामान्यतः कैसे होते हैं? त्रिकक्षीय होते हैं, अर्थात इनमें 3 चैम्बर ही होते हैं। लेकिन मगरमच्छ, मगरमच्छ का जो हृदय है वह 4 चैम्बर्स का होता है, 4 कक्षीय होता है, जैसा कि हम मनुष्यों का होता है। वृक्क पाया जाता है तथा ये भी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। इनके अंडे कैसे होते हैं? कठोर कवच से ढके होते तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण देखें, कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। चित्र 7.24 में देखेंगे। देखिए, टर्टल, कछुआ जिसको कहते हो, कैमेलियन, और ये तो आप सभी जानते हैं, किंग कोबरा। उड़न छिपकली, जिसको ड्रैको कहते हैं। घरेलू छिपकली, जिसे हेमडो क्या कहते हैं? हेमी डक्टाइल्स, क्या कहते हैं? हेमी डक्टाइलस इसको, या डक्टाइल्स भी, दोनों चीजों के नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। आगे देखिए, पक्षी, पक्षी मतलब
पक्षी क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं जो उड़ते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदल पाते। इनका हृदय होता है चार कक्षी, अर्थात इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितनी होती है? 2 जोड़ी पैर होते हैं। हम लोगों ने पक्षी देखे हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन इनमें जो है फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। उदाहरण के लिए देखें 7.25। ये देखिए, सभी चित्र दिए गए। देखो, आप पक्षी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे स्तनपायी। स्तनपायी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हो, बच्चों को जन्म देते हो। बिल्कुल दोस्तों। ये कैसे होते हैं? ये समतापी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये समतापी होते हैं। इनका हृदय कैसा होता है? चार कक्षी होता है। देखिए, सर्किल कर दें। ये देखिए, समतापी चार कक्षी। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकें। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे कि एकेडिना। क्या है? ये अपवाद हैं स्तनधारी, बट एकेडिना और प्लेटिपस ऐसे दो हैं जो अंडे देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। कंगारू क्या करता है? कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे होते हैं। कैसे? अनडेवलप। और वो मार्सुपियस नामक थैली में तब तक लटके रहते जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ उदाहरण चित्र 7.26 में देखेंगे। ये देखिए, व्हेल, चूहा, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, ये कुछ स्तनपायी। क्वेश्चन दिए गए, इनको पढ़ें और करें। अब पढ़ेंगे नाम पद्धति। क्या होती है नाम पद्धति? जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? ठीक है। और इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है। ये कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है। ये कहाँ? स्वीडन में पैदा हुए थे। पेशे से एक डॉक्टर थे। ठीक है। और इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में स्टडी की और उनके नाम दिए। जीवन काल जो कैरोलस लीनियस का था वह 1707 से 1778 रहा था। तकरीबन 71 साल ये जीवित रहे थे। ठीक है। और इन्होंने, इनकी एक बुक थी फेमस सी, बहुत सी, सिस्टमा नेचुरी। कौन सी थी? बुक बता दें। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, कुछ क्रियाकलाप ले सकते हैं। देखिए, ये दिया गया क्रियाकलाप क्या है? निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। जैसे चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, या फिर भारत की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। बट इनके जो साइंटिफिक नेम होंगे, होल वर्ल्ड में, पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग हो सकते हैं। जबकि इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो उसे हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसा कि विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। ठीक है। देखिए, सीधा देखो, प्राणी कोशिकी स्तर की संरचना, पॉलीफेरा, अब इसमें देखिए, प्राणी में कोशिकी स्तर की संरचना, ऊतक स्तर की संरचना। तो जब प्राणी में देखेंगे कोशिकी स्तर की संरचना तो पॉलीफेरा। जब ऊतक स्तर की संरचना देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या? बाह्य त्वचा पर जठर त्वचा के बीच कोई देगुआ नहीं, जैसे सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। कूट देगुआधारी, जैसे अब कूट देगुआधारी में क्या पढ़ेंगे? निमेटोडा पढ़ेंगे। और देगुआधारी में क्या क्या हो जाएगा? देगुआधारी में दो चीजें हो जाएंगी। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीसोडर्म की कोशिका का विकास। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अंतः स्तर की कोशिका से
देगुआ का बनना। अब निमेटोडा है तो एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अंतः स्तर की एक थैली से देगुआ का बनना। नोटोकार्डवीन और नोटोकार्ड युक्त। नोटोकार्डवीन में इकाइनोडर्मेटा, नोटोकार्ड युक्त में कॉर्डेटा। ठीक है। अब कॉर्डेटा में देखिए, इसमें वयस्क मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिस्थापन जिसे कशेरुकी कहते हैं, और लार्वा में अवशोषी नोटोकार्ड की उपस्थिति। ठीक। और इसमें प्रोटोकार्ड देखा। अब कशेरुकी में देखो क्या होता है। कशेरुकी में बहुत बड़ा दोस्तों सिस्टम है, इसको आप लोग समझे। जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख शल्क रहित चिकनी त्वचा वाले, जैसे साइक्लोस्टोमेटा था। और शल्क का बाह्य कंकाल क्या, शल्क का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल क्लोम द्वारा तो मत सा जाएगा। लार्वा में क्लोम अधिकतर, वयस्क में फेफड़े श्लेष्मा युक्त त्वचा, जल स्थल जर। शल का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, तो यह सरीसृप। पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता पक्षी। बाल का बाह्य कंकाल बाह्य कर्ण अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले स्तनपायी। ये दोस्तों जंतुओं का वर्गीकरण, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। इससे पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था, हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि केवल जीन्स एवं स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है। जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू होगा, क्या होगा, इसको जरूर आप समझो। जीन्स का जो नाम है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, और दूसरा होगा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दिखाते हैं। और छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे होने चाहिए। किससे, इटैलिक से लिखे होने चाहिए। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए क्रियाकलाप, इसको आप देख सकते हैं स्वयं और इसको पढ़ सकते हैं। अब वो बात आ गई दोस्तों कि आपने अब तक इस चैप्टर से क्या सीखा है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता, उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी की पूरी साइंस 12 तक आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।